रिसर्च, देखो ये स्टेप ऑफ रिसर्च जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मान लो कि इसमें हम टोटल 8 स्टेप पढ़ेंगे, कितने? 8 स्टेप्स पढ़ेंगे, और ये सारे 8 स्टेप्स में ही रिसर्च कैसे कंडक्ट कराया जाता है, उसका टॉपिक कैसे चूज किया जाता है, सैम्पलिंग कैसे किया जाता है, डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, और फाइनली हम थीसिस कैसे लिखते हैं, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, सिनॉप्सिस क्या होता है, थीसिस क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एवरीथिंग हम इसी में देखेंगे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बस उसके आउटर लेयर था। एक्चुअल में रिसर्च यही होता है, जो हम स्टेप ऑफ रिसर्च कहते हैं इसको, या इसको प्रोसेस ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ रिसर्च। पिछले बैच में भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आप लोगों को, इस बार भी अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये दोनों रिसर्च का पोर्शन हो चुका है। अब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आ रहे हैं। इसमें देखो, अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो एक्सपेरिमेंटल का अलग अलग टाइप्स है ना, तो उसको भी तो हम पढ़ेंगे। उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव है, तो इसका भी टाइप्स है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। तो सिलेबस में बस उसका एक, जैसे आपके बारे में कह देगा कि बबीता है, क्या कह देगा? कि बबीता है। लेकिन जब हम बबीता का खोज करेंगे, बबीता को सही से समझने का प्रयास करेंगे, तो क्या देखेंगे? बबीता का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, बोलो, माइक ऑफ करो सबा। हाँ, फैमिली स्ट्रक्चर, एनुअल इनकम और फैमिली बैकग्राउंड, ये सारा चीज देखेंगे, है ना। तो बबीता तो हम एक वर्ड बोल दिए, लेकिन इसके अंदर कितने सारे चीजें हैं, कितने सारे बैकग्राउंड्स है, तो सभी को अध्ययन करना पड़ता है। उसी तरीके से सिलेबस में एक टॉपिक दिया जाता है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स और उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, यही तो मेरा खास बात है कि सिलेबस के बियॉन्ड आपको नहीं भटकाएंगे हम, ठीक। तो इस स्टेप ऑफ रिसर्च को हम 8 भागों में बांटे हुए हैं। कितने स्टेप्स में? 8 स्टेप्स में हम इसको बांटे हुए हैं। चलो उसको समझते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च, देखो, स्टेप ऑफ रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है, हम जो रिसर्च करने वाले हैं उसमें कौन कौन सा स्टेप हम अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने रिसर्च को कंप्लीट कर पाते हैं। क्या समझे? हम कौन कौन सा माध्यम अपनाते हैं जिसके वजह से हम अपने रिसर्च को कंप्लीट कर पाते हैं। आप में से कोई ईमानदारी से उठ के बताओ, मतलब बैठल बैठल, कि रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च। यहाँ पे समझो रिसर्च की बात कहाँ पे आती है। हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देने वाले हैं आप लोगों को, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। ब्रीफ में हम आपको ये बताना चाहते हैं, अच्छा समता अपना कॉपी नहीं भेजी लिख के? ठीक, तो यहाँ पे समझिए इस बात को कि ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिसर्च का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो
हम रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च हम शुरू में ही जब शुरुआत किए थे तभी आप लोगों को बताए थे कि रिसर्च हम जानते सब कुछ है। जैसे हम बताए थे कि ये जो न्यूटन भाई साहब है, कौन न्यूटन, वो भाई साहब आए, सब लोग जानता था कि सेब गिरेगा तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा सेब गिर के। लेकिन वो एक थ्योरी क्रिएट नहीं कर पाया। क्या? एक थ्योरी क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये एक थ्योरी क्रिएट किया। क्या किया? एक थ्योरी क्रिएट किया। थ्योरी क्या क्रिएट किया? कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, जो पृथ्वी से ऊपर कुछ किलोमीटर तक की जो वस्तुएं होती है उसको अपनी ओर खींचती है। चाहे कुछ भी ऊपर फेंको नीचे आके गिरेगा, है ना? तो ये खोज किया और एक थ्योरी बिल्ड किया। तो हम जानते सब कुछ है, लेकिन हम उसको एक थ्योरी के रूप में प्रेजेंट नहीं करते। तो न्यूटन ने थ्योरी दिया, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। लेकिन आप कहेंगे कि न्यूटन भाई साहब तो गुरुत्वाकर्षण जो दे के गए थे उसको सिर्फ सेब के बारे में बताए थे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और कुछ देख लिए। नहीं, न्यूटन भाई साहब तो सेब ही बोले हैं, लेकिन सेब नहीं, आम भी नीचे गिरता है। तो आप क्या करेंगे? इस थ्योरी को एडिट करने जाएंगे और कहेंगे कि हम अब रिसर्च करने जा रहे हैं। इसी एडिटिंग को क्या कहेंगे? रिसर्च। फिर से सर्च किए, किस पे? इस थ्योरी पे किए ना। न्यूटन जो थ्योरी बिल्ड किया वो भी रिसर्च ही था, लेकिन इसके सर्च किए हुए पे फिर से आप रिसर्च करने गए, एडिट करने गए इसके थ्योरी को, और थ्योरी में लिखेंगे अपने रिसर्च में कि नहीं, न्यूटन भाई साहब आम के बारे में, सेब के बारे में कह के गए थे, आम भी नीचे गिरता है। तो आप इसमें अब ऐड कर देंगे अपने रिसर्च में कि मैंगो भी नीचे आके गिरता है। क्या समझे? तो रिसर्च किए ना। तो आप ये जो रिसर्च करने जा रहे हैं, इस रिसर्च के लिए आपको एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक एंड साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। कौन सा? एक साइंटिफिक अप्रोच। सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित होता है, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। ठीक है? तो एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही हम रिसर्च करते हैं। ऐसे कुछ भी बोल देंगे रिसर्च नहीं होता है। तो रिसर्च के पीछे एक थ्योरी होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, कोई डेटा होना चाहिए, किस आधार पे आप बोल रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इन सभी बैकग्राउंड को, थ्योरीज को बिल्ड करने के लिए हमें रिसर्च को डिफरेंट स्टेप्स में बांट देते हैं। ठीक है? तो ये रिसर्च आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? आप देखो कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका। तो अमेरिका सबसे अमीर क्यों है? गुड। चलो हम एक इस ऐसे समझते हैं इसको कि ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एक हिस्सा है ये अमेरिका, ठीक है, और ये वर्ल्ड का छोटा छोटा देश है ये सब, ठीक है, बहुत सारा 188 90 95 गो देश है, ठीक है, ये अमेरिका है, ठीक है, ये सब देश है। तो ये एक ऐसा देश है जो सबके लिए एक रास्ता खोला। किसके लिए? आओ रिसर्च करो, यहाँ पे हम आपको फंड करेंगे और आप रिसर्च जो करोगे उसका कुछ लाभ मिलेगा हमको, उसका आपको भी लाभ मिलेगा। तो सारे देशों से लोग उठ उठ के गए, यहाँ पे रिसर्च करने लगे।
ठीक है, और रिसर्च करके इस देश को इतना विशाल बना दिया, इतना अमीर बना दिया, इतना टेक्नोलॉजी के माध्यम में आगे कर दिया, जिससे क्या हुआ, ये दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया। इससे दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया। क्यों बना दुनिया का सबसे पावरफुल? इसके पीछे यही तर्क है कि यहां पे रिसर्च जो होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। यहाँ पे रिसर्च का क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होता है। हम आप जो रिसर्च करेंगे, हमको खुद एबीसीडी नहीं आता है सही से, और हम झुट्टों के पढ़ने बैठ गए रिसर्च के नाम पे, किसी से पेपर लिखवा के और सबमिट कर दिए, और हम बन गए डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर लगा लिए, और हम उस कैपेबिलिटी को ही फॉलो नहीं करते। डॉक्टर तो लग गया, लेकिन आपके रिसर्च में क्वालिटी नहीं हुआ। क्वालिटी होगा क्या? नहीं ना होगा, क्वालिटी नहीं होगा। तो क्वालिटी नहीं होगा तो आपका देश आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, नहीं बढ़ेगा देश। आप क्या खोजने गए थे? आप स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय में खोजने गए थे, कुछ नहीं खोजे। आप टेक्नोलॉजी और मोबाइल कम्युनिकेशंस के बारे में खोजने गए थे, कुछ नहीं खोजने गए। आप गैजेट्स के बारे में खोजने गए थे, ऑटोमोबाइल्स के विषय में खोजने गए थे। तो इंडिया में रिसर्च का जितना स्कोप है उतना दुनिया के किसी देश में नहीं, क्योंकि रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है प्रॉब्लम। क्या भारत में प्रॉब्लम का कमी है? नहीं ना। तो रिसर्च का स्कोप भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। हम आर्ट्स वाले हैं, हम सोशल साइंस वाले हैं, ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड रिसर्च जानते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड रिसर्च जानते हैं। लेकिन रिसर्च सिर्फ लिटरेचर से रिलेटेड नहीं होता है, साइंस से रिलेटेड होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, ऑटोमोबाइल मतलब कार और बाइक से रिलेटेड होता है ना। जितना हम बेस्ट तरीके से रिसर्च करेंगे, हम उतने अच्छे तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे। हम गेहूं पे रिसर्च करेंगे और अच्छा ज्यादा उगने वाला गेहूं का खोज करेंगे, वो रिसर्चर्स ही होते हैं। हम दो पौधों को मिला के एक तीसरा नया पौधा बनाएंगे, वो भी एक रिसर्च। तो ये रिसर्च का कितना महत्व है, इससे आप अंदाजा लगा सकते, ठीक है। इसी रिसर्च जो होता है, रिसर्च हमारे भारत में पीएचडी लेवल से इसका शुरुआत होता है, पीजी से ही शुरुआत होता है, लेकिन मूल रूप से इसको हम पीएचडी मानते हैं, पीएचडी से मान्यता मिलता है इसको। और इस पीएचडी में पढ़ने के लिए आपको रिसर्च अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पीएचडी पूरा का पूरा रिसर्च होता है। तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक सिनॉप्सिस, ठीक है। इस सिनॉप्सिस बनाने के लिए आपको एक प्रॉब्लम खोजना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और अभी यहीं से शुरू हो जाता है। जो रिसर्च हो गया वो अब कितने स्टेप्स में होंगे, ठीक है, तो सारे स्टेप्स को हम देखेंगे, ठीक। तो इस स्टेप ऑफ रिसर्च में हम मेनली 8 स्टेप अपनाते हैं। कितने स्टेप? 8। कौन कौन सा 8 स्टेप? तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है, 1 नंबर, क्या करते हैं हम? बोलो। सबसे पहला हम करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या करते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम। देखो, इसका हिंदी में ही हम आगे पढ़ाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको हिंदी बोल के समझा देते हैं। ये आपको बस एक ओवरव्यू देने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च से हमारा तात्पर्य होता है एक समस्या ढूंढना है। आपको क्या करना है? एक समस्या ढूंढना है। जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जैसे न्यूटन देखा कि सेब गिरा नीचे, आखिर सेब क्यों गिर रहा है? प्रॉब्लम, सेब
नीचे क्यों गिर रहा है, तो क्यों का जवाब रिसर्च ही देगा ना। तो यहां पे हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च में क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च में हम जो जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक का खोज करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम कोई टॉपिक का खोज कर देंगे तो उसका हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से हमारा तात्पर्य होता है कि क्या कोई पहले भी बता चुका है क्या ये बात। जैसे आप न्यूटन खोजा कि सेब गिरता है, आप खोजे कि आम भी नीचे गिरता है, तो आप कंपेयर करेंगे कि न्यूटन बोला था कि सेब नीचे गिरता है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, न्यूटन तो बोला था कि सिर्फ सेब नीचे गिरता है, लेकिन आप कहेंगे कि न्यूटन सिर्फ बोला था सेब नीचे गिरता है, लेकिन आम को भी हम नीचे गिरते देखे हैं। तो आप जो पहले से सेब पे रिसर्च हुआ है इसको इसके बारे में बताएंगे, वही हो जाएगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम में हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स से हमारा तात्पर्य होता है उद्देश्य, किस उद्देश्य से करना चाहते हैं रिसर्च, है ना, कि रिसर्च जो आप करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। क्या समझे, कोई उद्देश्य होगा ना कि खोजेंगे तो एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे लोगों को फीवर क्यों होता है, एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि लोगों को बुखार क्यों होता है, तो बुखार होना एक समस्या है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा, बुखार का समाधान ढूंढना, बुखार का कारण ढूंढना, है ना, तो वही आपका उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप इस रिसर्च में होने वाले जो तत्व है, चर है, वेरिएबल्स को पहचान करेंगे, उसको मापेंगे। ठीक है, ये आगे देखेंगे। ठीक, इसके अलावा आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि जो बुखार होता है उसके पीछे का कारण है ठंडा लगना, है ना, या इम्यूनिटी कमजोर होना। तो अब आप बोल दिए हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है, परिकल्पना, मतलब जो आप इमेजिनेशन करने जा रहे हैं, जो खोजने जा रहे हैं, उससे पहले आप कल्पना कर लीजिए। आप जैसे बताएंगे कि आज आप घर पे पिटाने वाले हैं, अब घर जाके पिटाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि आप बदमाशी किए हैं। तो पिटाने से पहले ही आप बता दिए कि हम पिटाने वाले हैं, यही हो जाता है परिकल्पना। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम इन चारों चीजों को देखेंगे, उसी तरीके से फिर हम स्टेप 2 में घुसेंगे। स्टेप 2 में हम रिसर्च डिजाइन देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। चलिए हम बताते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये रिसर्च डिजाइन होता क्या है। चलो, रिसर्च डिजाइन से हमारा तात्पर्य होता है कि आप वो जो प्रॉब्लम है वो किस आधार पे देखें। सिर्फ बुजुर्गों में देखे हैं या बच्चों में भी देखे हैं, 3 दिन तक बुखार वाला कॉन्सेप्ट देखे हैं कि 2.5 दिन तक वाला देखे हैं। तो आप जो आगे करने वाले हैं रिसर्च, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि 3 दिन तक हम रिसर्च करके इस पर देखेंगे कि 3 दिन में अपने आप बुखार ठीक होता है कि नहीं।
तो आप जो आगे रिसर्च करने वाले हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, वही हो जाता है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, इसी में आप जो स्टडी करने वाले होते हैं उस स्टडी का डिजाइन बनाएंगे कि इस स्टडी में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे। ये सब तो जानते होंगे। वर्णनात्मक रिसर्च करेंगे कि हम प्रयोग करेंगे, ये सभी आप बताएंगे स्टेप 2 में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आएंगे, तीसरा स्टेप जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। क्या हो गया, मतलब जो आप डेटा कलेक्शन करने वाले हैं उसका टाइप्स क्या होगा, इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में हम कौन सा डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डेटा का टाइप्स क्या होगा उसके विषय में बताएंगे, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। देखो प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। प्राइमरी से हमारा तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज आप देखें अपने आंखों से, कोई घटना होते हुए अपने आंखों से देखे तो वो क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी सोर्सेस हो जाएगा। ठीक है, जिसका एविडेंस मिल जाएगा आपको, लेकिन उस एविडेंस पे लिख के कोई और रखे हुआ है उसको एक आधार मानेंगे तो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो आप इसमें टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आप इसमें मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के विषय में बात करेंगे। क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में हम डेटा कलेक्शन देखेंगे। चौथा स्टेप में, स्टेप 4 में हम सेलेक्टिंग सैम्पलिंग सैंपल्स, मतलब हम सैंपल कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसको देखेंगे। सिलेक्टिंग सैंपल, अच्छा इसको हिंदी में अगर कहे तो हिंदी में प्रतिदर्श चयन कहते हैं। आप बताओ अगर हिंदी में आपको बोल के समझाए तो और भी नहीं समझ में आएगा। सैंपल का मतलब तो आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन प्रतिदर्श का मतलब पहली बार सुन रहे होंगे। तो प्रतिदर्श से हमारा तात्पर्य होता है कि मान लो कि हम 1,00,000 लोगों पे रिसर्च करना है। कितने, 1,00,000 लोगों पे रिसर्च करना है। ठीक है, तो 1,00,000 लोग पे 1,00,000 टोटल पॉपुलेशन है और इस 1,00,000 लोगों पे अनुमान लगाना है, तो एक साथ 1,00,000 लोगों पे रिसर्च करना संभव नहीं है। तो इसका हम कुछ ही प्रतिशत चुनेंगे। क्या करेंगे, समस्या के अनुसार कुछ लोगों का चयन करेंगे। तो मान लो 1,000 टोटल पे रिसर्च करना है, लेकिन हम 1,000 डेटा चुनेंगे, इसमें से सैंपल निकालेंगे। कितना, सैंपल साइज 1,000 रखेंगे। तो इसी सैंपल को हम कैसे चुने, अब 1,00,000 लोग हैं, 1,00,000 में से 1,000 चुनना है तो कैसे चुनेंगे हम, कोई बता सकता है। वेरी गुड। तो आप अगर डेटा का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये डेटा 2 तरीके से चुना जाता है कि आप इसमें से मान लो कि मानसिक रूप से, सॉरी शारीरिक रूप से स्ट्रांग लोगों पे रिसर्च करना चाहते
1 लाख लोगों में डाइवर्सिटी तो होगा ना, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, होगा ना गरीब अमीर। तो आप बताओ हमको एगो बात कि जो अमीर होगा वो एकदम खायल पियल हिस्ट पुष्ट होगा, तो वो मानसिक रूप से भी मजबूत होगा। लेकिन जो गरीब होगा, जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन से आगे बढ़ा है, पल बढ़ के बड़ा हुआ है, तो उसका तो मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो वो मानसिक रूप से उस व्यक्ति का तुलना कैसे कर सकता है? मानसिक रूप से उस व्यक्ति का तुलना कैसे कर सकता है? हम ना एक स्मॉल एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, और ये बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ हमारे सोसाइटी में हमारा सोसाइटी आज के समय में दो दो लोगों में बटा हुआ है। एक गरीब लोग हैं और एक अमीर लोग हैं, है ना। दो ही टाइप के लोगों में बटा हुआ है। तो अगर हम गरीब लोगों का अमीर लोगों के शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना से तुलना करते हैं, तो क्या ये समानता के सिद्धांत को फॉलो करेगा? जो गरीब होगा वो बचपन से ही गरीब होगा ना, उनको भर पेट खाना नहीं मिला कभी, वो स्कूल नहीं गए कभी, वो मानसिक तनाव झेले हैं, वो शारीरिक खिंचाव झेले हैं बचपन में ही। तो जो शारीरिक मानसिक तनाव झेलेगा, खिंचाएगा, वो क्या मानसिक रूप से मजबूत होगा क्या? बोलो। होगा मजबूत? नहीं होगा। लेकिन जो अमीर है, जो सोने का चम्मच लेके पैदा लिया, घी में ही पल भर के बड़ा हो रहा है, प्रॉपर उसको प्रोटीन मिल रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहा है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को एक बात कि प्रॉपर प्रोटीन न्यूट्रिशंस मिलेगा तो समय पे उसका शारीरिक विकास भी होगा, होगा ना। शारीरिक विकास होगा समय पे तो मानसिक विकास भी होगा। तो अब मेरे को बताओ एक बात कि इन दोनों का मानसिक तुलना किया जा सकता है क्या? मानसिक तुलना उचित है? अनुचित होगा ना मानसिक तुलना। वेरी गुड। तो इसी तरीके से जो 1 लाख व्यक्ति है उसमें मानसिक रूप से मजबूत लोगों को चूज करना, ठीक है। मान लो एगो गांव है और उस गांव से हमको, गांव में 100 लोग हैं, सॉरी 1000 लोग हैं, और उसमें से हमको 100 लोगों को चुनना है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमको अगर कहा जाए कि मानसिक रूप से मजबूत लोगों का चयन करें इस गांव में, तो हम यहाँ पे पक्षपात भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हम जाके देखेंगे, जो जो अमीर घर के लड़का है उसी को चुन लेंगे, क्योंकि खायल पियल घर का है तो मानसिक रूप से मजबूत होगा। जो खायल पियल घर का नहीं है वो मानसिक रूप से कमजोर होगा। तो हमको उनके मानसिकता को का अध्ययन करना है, सभी लोगों का। तो हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, हेर फेर करने के लिए, हम जानबूझ के मजबूत लोगों का चुन लेंगे, चयन कर लेंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा सिलेक्टिंग सैंपलिंग। तो ये सिलेक्टिंग सैंपलिंग जो होता है ये कई तरीके का होता है। एक रैंडम होता है कि 1000 जो लोग हैं, हम आंख बंद करके जाएंगे, पहले जो आ जाएगा उसको ले लेंगे। दूसरा तरीका हो जाएगा कि हम डेटा को 3 4 5 समूह में बांटेंगे और तब उससे चयन करेंगे, ठीक है। 20 से 30 साल वाला का अलग रखेंगे, 40 से 50 का अलग, 10 से 20 का अलग, ऐसे करके तो समूह में बांटेंगे।
तो क्लस्टर सैंपलिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो सिलेक्टिंग सैंपलिंग होता है इसका मेथड्स होता है। एक प्रोबेबल, संभाव्यता के आधार पे जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आप नौकरी के लिए हमको चुनना है, क्या करना है, नौकरी के लिए हमको ये 1000 में से 100 बच्चा को चुनना है, तो हम इसमें पक्षपात कैसे नहीं करेंगे आप बताओ। सबको अपॉर्चुनिटी देंगे तभी तो पक्षपात नहीं होगा। लेकिन हम जानबूझ के कुछ लोगों को चुन लेंगे जो हमारे परिवार खानदान से संबंधित हो, तो पक्षपात हुआ ना। इसी तरीके से जो सैंपल होता है उसको रिसर्चर्स बहुत सोच समझ के चुनता है। तो इसका सैंपल का टाइप्स होता है बहुत सारा। तो जो एक प्रोबेबिलिटी वाला सैंपलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें सबको संभावना मिलता है भाग लेने का। ठीक है, और एक होता है नॉन प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल। तो इसी टाइप्स को हम देखेंगे कि प्रोबेबल कौन होता है और नॉन प्रोबेबल कौन होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा स्टेप क्या होता है। गुड, चलो पांचवा स्टेप में होता है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। जब इतना चीजें आपको दिख जाएगा उसके बाद हम एक रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे और अपने यूनिवर्सिटी को देंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे, टीचर के समक्ष रखेंगे कि हम समस्या का चयन कर लिए हैं, ब्लूप्रिंट खोज लिए हैं और हम डेटा को कैसे चुनना है, कौन कौन सा डेटा को चुनना है, किस तरह का सैंपल का इस्तेमाल करना है, उसका एक रिसर्च प्रपोजल एक 10 से 12 पेज 15 पेज में लिख के प्रॉपर हमको अब आगे बढ़ाना है। तो यही हो जाता है इसका पांचवा स्टेप। क्या हो जाता है, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। समझ गए। तो इस रिसर्च प्रपोजल में हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे क्या आपको आवश्यकता है, आपका नीड्स क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए, आप अपना नीड्स बताएंगे, आप अपना टाइम देंगे कि हम इतना दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा का इसमें उल्लेख करेंगे, फंड्स के बारे में बताएंगे, कितना फंड्स चाहिए। ठीक है, और सोर्सेस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा सोर्सेस से आप इसको रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा पांचवा स्टेप में। छठे स्टेप में हम 6 स्टेप जो होगा इसमें हम जब ये सब अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम पेपर वर्क कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, छठा स्टेप आते ही हम डेटा कलेक्शन के लिए निकल जाएंगे। किसके लिए निकलेंगे, डेटा कलेक्शन के लिए। तो 6 स्टेप हो जाता है कलेक्टिंग डेटा। क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग डेटा से हमारा तात्पर्य होता है कि अब आपका ये जो रिसर्च है वो होना स्टार्ट हो गया। अब हम जैसे बोले कि यहाँ पे कौन कौन सा डेटा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अब गांव में जाएंगे हम और अब लोगों से पूछना शुरू करेंगे, है ना। अभी हम पेपर वर्क कर लिए कि क्या क्या करना है, अब हम गांव में जाके लोगों से पूछना, लड़कों को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हम बताए थे आप लोगों को कि अगर एक गांव के लोगों का स्वास्थ्य, मान लो एक गांव है और गांव के सभी लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानना हो, स्वास्थ्य स्थिति के विषय में जानना हो, तो क्या करेंगे, आप उस गांव में जाएंगे ना, गांव के लोगों से पूछेंगे। दूसरा क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे,
गांव के लोगों का हेल्थ कार्ड देखेंगे, हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे, इस गांव के लोगों का जो रिपोर्ट्स है, जो सरकार पब्लिश करता है कि इस गांव के लोग बहुत हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, यहाँ पे बीमारी ज्यादा, तो इन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो यही हो गया डेटा कलेक्शन। गांव के लोगों किसके पास जाके इंटरव्यू लेंगे, उसका डेटा कलेक्ट करके अपने पास लेके आएंगे, रिकॉर्ड करके। हॉस्पिटल का डेटा का फोटो क्लिक करके लेके आएंगे, फोटो कॉपी करवा के लाएंगे, रिपोर्ट्स का फोटो कॉपी करवा के लाएंगे, और घर में सब कुछ छितरा के बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, घर में सबको छितरा के बैठ जाएंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि अब हमको घर में बैठ के रिसर्च लिखना है। क्या लिखना है, डेटा हम कलेक्ट कर लिए, अब हमको क्या करना है, 7वां स्टेप में, स्टेप 7 में क्या करना है, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। क्या होगा, जो डेटा है उसका हम विश्लेषण करेंगे, तो हो जाएगा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। जो डेटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं उसका क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे अब उसका, कि जो हम डेटा कलेक्ट किए हैं इससे ये साबित होता है, इससे ये साबित होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सभी हम निकालना शुरू कर दिए। ठीक है, एक रफ शीट बनाए, क्या किए, एक रफ शीट में लिख रहे हैं कि डेटा कह रहा है कि गांव का 50% लोग हेल्दी है और 50% लोग हेल्दी नहीं है। कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है ना। इस तरीके से हम एक एनालिसिस कर लिए डेटा का, एंड देन फाइनल स्टेज होता है एनालिसिस करने के बाद, 8 स्टेप, क्या होता है, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। क्या होता है, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। क्या समझे, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट से क्या तात्पर्य होता है, यही हो जाता हमारा थीसिस, जिसको हम बुक में लिखते हैं। तो बुक लिखने वाला आदमी जो होता है वो चुपचाप बैठ के बुक नहीं लिख देता है। बुक लिखने से पहले चारों तरफ से डेटा कलेक्शन करता है। डेटा कलेक्शन के बाद वो घर में छितरा के बैठ जाता है, फिर देखता है कि चैप्टर 1 में क्या लिखना है, चैप्टर 2 में क्या लिखना है, इसका टाइटल क्या देना है। ठीक है, उसके बाद देखता है कि कौन कौन सा इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देना है। उसके बाद इसमें जो जो चैप्टर्स देना है वो चैप्टर्स लिखेगा। फिर इसमें बिब्लियोग्राफी देगा कि कहां कहां से आप डेटा कलेक्ट किए, ये लिखेंगे। तो ये सभी मिला के एक फाइनल थीसिस राइटिंग होगा। समझ गए, ये सभी को मिला के क्या होगा, फाइनल थीसिस राइटिंग। यही है हमारा स्टेप ऑफ या प्रोसेस ऑफ रिसर्च। समझ गए आप लोग, बहुत मुश्किल था क्या, अच्छा पहले भी समझाया हुआ है। लेकिन अतुल सर भी समझाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, यही बताया स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताए थे। ओ, रिसर्च प्रपोजल तो इसका एगो पार्ट है। अच्छा,
और हेमलता कहाँ हो? क्या बताया था अतुल सर पिछले क्लास में संडे को? किसके? पीएचडी के बारे में? ओ, पहले से नहीं पता था? अच्छा, चलो ठीक है। ये बोला था। हम भोजपुरी भोजपुरी बोल रहे हैं। हाँ, क्या कौन बोल रही थी? बोलो ना। सो बिल्कुल बताएंगे, अभी आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, नेट वाला क्लास में तो रेगुलर डिस्कस करते ही हैं। पीएचडी के पहला क्लास लगता है नहीं करी हो तुम, उसमें भी हम बताए थे बहुत अच्छे से। और चलो, पैट दे दो चुपचाप पहले, उसके बाद हम फिर से बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? अभी समय की उपलब्धता को देखते हुए, तो हम इस 8 स्टेप में हम अपना पूरा स्टेप ऑफ रिसर्च खत्म करने वाले। देखो, एक्चुअल में हम क्या बोले कि पूरे रिसर्च के दौरान क्या होता है, यही होता है बस। इसी में आदमी 5 साल, 6 साल, 4 साल लगा देता है, ठीक है? तो हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है हमारा? गुड। पहला स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च, है ना? रिसर्च प्रॉब्लम। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। इस फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को भी हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। समता, समझ में आ रहा है? हिंदी सूत्रीकरण का क्या मतलब होता है? सूत्रीकरण का क्या अर्थ होता है? चलो बताओ। हिंदी बताएंगे तो भी नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश बताएंगे तो भी नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, समस्या वाली बात है ना, कि इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन का मतलब समझ लो कि हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समस्या को तोड़ रहे हैं। रिसर्च समस्या जो है उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ रहे हैं, कि रिसर्च समस्या को हम कैसे समझेंगे, कैसे छोटा छोटा हिस्सा में उसको समझेंगे, ठीक है? तो इस फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। हम्म। हाँ हाँ, सही समझे, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च के अंतर्गत हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसा कि हम देखे थे लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? इसके अलावा हम लिटरेचर रिव्यू के अलावा हम इसमें देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? सॉरी, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स
कि इसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, उद्देश्य क्या क्या होगा। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स होता है, रिसर्च प्रॉब्लम्स, उसमें कोई ना कोई अवधारणा होता है। क्या होता है? अवधारणा होता है। और अवधारणा के अलावा इसमें चर भी होता है। क्या होता है? चर, वेरिएबल। तो हम वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल के विषय में तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं ना। फिर हम इस चर के अंतर्गत हम चरों का प्रकार देखेंगे और इसका मापन कैसे होता है, चरों का मापन, ये देखेंगे, ठीक है। और फिर हम अंत में देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। चलो अब हम देखना शुरू करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। सबसे पहले समझो कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम रिसर्च टॉपिक चुनते कैसे हैं, ये जरूरी है। क्या है? रिसर्च टॉपिक हम चुनते कैसे हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन कौन सा स्टेप अपना के हम रिसर्च प्रॉब्लम को चुनते हैं। स्टेप इन सॉरी चलो देखते हैं। तो अगर मान लो कि आपको कोई रिसर्च चुनना हो, रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करना हो, चुनना हो कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले मान लो कि आपका कोई सब्जेक्ट है। रिसर्च प्रॉब्लम्स से हमारा तात्पर्य होता है कोई टॉपिक जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस पे आप पीएचडी करने जा रहे हैं। समझ गए? मतलब अगर कोई बुक लिखा हुआ है तो उस बुक का कोई नाम होता है ना, कोई टॉपिक होता है ना, किस टॉपिक पे बुक लिखा हुआ है। उसी तरीके से जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है, ये होता है एक टॉपिक जिस पे हम रिसर्च करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक कैसे चुने? अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं, या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका पीएचडी में एडमिशन होता है और आपको कहा जाएगा कि आखिर आप पीएचडी करना किस पे चाहते हैं, अभी तो पैट होगा आपका। क्या होगा? पैट होगा। और इस पैट के बाद आपको कहा जाएगा एक रिसर्च प्रपोजल बनाओ। और रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जब कहेगा तो रिसर्च प्रपोजल एगो टॉपिक पे बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पे बताएं आपको कि आपको पहले एक फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, फिर उस पे उसका एक ब्लूप्रिंट बना के डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सिलेक्टिंग सैंपल के बारे में बात करके आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको कहेगा एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेगा। और इस रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है? इस रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहला हमारा काम होता है एक टॉपिक चुनना। क्या होता है? एक टॉपिक चुनना। फिर टॉपिक पे बात आ गई, तो आपका कोई टॉपिक हो, आपका कोई सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे ना। आप लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, चलिए हम बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री पे रिसर्च करना चाहता है, किस पे? हिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता है, हिस्ट्री के किसी टॉपिक पे, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। क्यों? हिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा फील्ड है ना, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो एंशिएंट
मॉडर्न, मिडाइवल और कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है। कंटेम्परेरी 4 भागों में बटा हुआ। एंशिएंट मतलब एंशिएंट, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक, आधुनिक के बाद मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक का जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है, कंटेम्परेरी, ठीक है। तो इस 4 भाग में इतिहास को हम बांट चुके हैं, समझ गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किस पे रिसर्च, हिस्ट्री में आप कहेंगे रिसर्च करने, किस पे? आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चुनेंगे। क्या करेंगे? एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चुनेंगे कि आपको मॉडर्न पढ़ने में मजा आता है, कि एंशिएंट के बारे में जानने में मजा आता है, कि मिडाइवल या कंटेम्पररी, है ना। आप समझ रहे हैं, इतिहास के बारे में बता रहे हैं तो बाकी लोग समझ रहे हैं ना, अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचो। तो ये कहेगा, अब यहां पे समझना ये है कि आप एगो टॉपिक इसमें से चुन लेंगे, एगो एरिया चुन लेंगे। आपका एरिया है मान लो कंटेम्पररी, क्या है, कंटेम्पररी एरिया है, कि हम चाहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उसके बाद बहुत सारा घटना हुआ, उसी घटना में से किसी घटना पे रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। तो हम सोचने लगे, हम एगो एरिया चुन लिए, कंटेम्पररी एरिया, ठीक है। अरे पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। अब इस कंटेम्पररी यानी समकालीन 1947 के बाद बहुत सारा घटना हुआ। क्या क्या घटना हुआ, कोई बता सकता है? संविधान का निर्माण हुआ, हुआ ना। उसके बाद नया संविधान बना। संविधान बनने के बाद 1962 में इंडिया चाइना युद्ध हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर के बाद, हाँ, 1972 में इमरजेंसी लगा, सॉरी 1 में इमरजेंसी लगा, ठीक है। इसके, ये तो हम आपको एक पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सामाजिक इतिहास भी तो होता है कि समाज में बहुत बदलाव हुआ। पहले बहुत गरीब लोग थे, अब बहुत अमीर हो गए। पहले लोगों के पास जो बेसिक सुविधा होता था वो भी नहीं होता था, लेकिन आज पर्याप्त सुविधा है ना। तो चलो इसी में से आपके दिमाग में आया महिलाओं की स्थिति, क्या या महिलाओं की स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करके देखते हैं। तो आप एक टॉपिक चुन लेंगे, क्या, कि 1990 से पहले, 1990 से पहले आप देख रहे हैं महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है। लेकिन अब देख रहे हैं 2020 में घर से बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी, कपड़े स्टैंडर्ड नहीं पहनती थी, खेल कूद में भाग नहीं लेती थी सही से। इतने सारे गैप्स, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 2020 में जैसे आते हैं, अरे भैया पीजी में 80% महिलाएं ही हैं, यूजी में 70% महिलाएं ही हैं, ठीक है। खेल कूद में टॉपर, मुखिया, हर जगह महिलाएं महिलाएं दिख रही है। तो महिलाओं की भागीदारी आखिर इस 30 साल में इतना क्या बदल गया, ये एक ट्रांजिशन फेज के रूप में कैसे काम आया कि जनरेशन इतना बदल गया। इतना दिन से नहीं बदला, 500 साल से, लेकिन इस 30 साल में इतना कैसे बदल गया। बस आप उस ट्रांजिशन प्रॉब्लम को समझ लिए। किसको समझे? जो बदलाव हुआ
ये जो बदलाव हुआ, उस बदलाव मतलब ये प्रॉब्लम। क्यों हुआ बदलाव? बदलाव मतलब क्यों हुआ, और क्यों क्या है? एक समस्या। अगर आपके पास जवाब नहीं है क्यों का, तो ये एक समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। क्या समझे? तो आपके पास एक समस्या निकल गया। अब आप एक टॉपिक क्रिएट करेंगे, यहां पे अपने मन से सोचेंगे। क्या सोचेंगे? अपने मन से सोचेंगे कि भैया क्यों ना हम ऐसा लिख दे कि लोगों को पता भी नहीं चला और एक बहुत बड़ा क्रांति हो गया। तो आप इसको नाम दे देंगे क्या? साइलेंट रेवोल्यूशन। क्या नाम दे देंगे? साइलेंट रेवोल्यूशन। नाम दे दिए। साइलेंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? मौन क्रांति। अब कहेंगे कहां पे हुआ? तो देखो, अब यहां पे बात आता है कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपका जो एरिया है, वो एरिया वो सीमित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया पे आप रिसर्च कर लेंगे। पूरा दुनिया पे रिसर्च करने के लिए आपके पास न उतना समय है, न उतना संसाधन है। तो आपको क्या करना है? एक स्पेसिफिक एरिया खोजना है। पूरा भारत पे भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो भारत के हर एक राज्य का दुर्दशा दुर्दशा, उसके जो मटेरियल्स है, सोर्सेस है, वो देखना पड़ेगा आपको। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सा हेक्टिक प्रॉब्लम बन जाएगा और आप रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक एरिया चुनना है। तो हम बिहार में रहते तो बिहार चुन लिए। तो कहां पे बदलाव हुआ? बदलाव को हम बिहार में इंगित कर दिए। कहां इंगित कर दिए? बिहार में। बस हमारा टॉपिक बन गया कि 1990 से 2020 के बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव हम बिहार में देखने को मिलता है, जिसको हम मौन क्रांति कहते हैं। अब आपको इस मौन क्रांति को क्या करना है? साबित करना है कि आखिर बदलाव क्यों हुआ। बदलाव क्यों हुआ, इसको साबित करेंगे आप। समझ गए? क्या करेंगे? इसको साबित करेंगे। यही हो गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या हो गया? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आप फॉर्मुलेट कर लिए, तो आप उस समस्या का पहचान कर लिए। समस्या क्या निकला? 1990 से 2020 में 20 में एक मौन क्रांति हुआ। क्या हुआ? मौन क्रांति कहां पे हुआ? बिहार में। चलो, तो ये आपका क्या निकल गया? एक टॉपिक। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लोकेटिंग साइलेंट रेवोल्यूशन इन बिहार, लिख दिए। अब यहां पे देखेंगे कि सशक्तिकरण किसका हुआ? सशक्तिकरण महिलाओं का हुआ ना। तो सिस्टमेटिक लिखने के लिए आप लिख देंगे इंपावरिंग वीमेन एज कैटलिस्ट फॉर चेंज। क्योंकि यहां पे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। किस रूप में? एक उत्प्रेरक के रूप में। बदलाव का एक उत्प्रेरक के रूप में। किसका? महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। और कब से कब तक के बीच में हुआ? 1990 से 2020 में। हो गया एगो रिसर्च टॉपिक। मस्त इस पे रिसर्च हो सकता है। तो ये मेरा टॉपिक है, आप लोगों को समझाने के लिए डिटेल्स में हम समझा पाए, क्योंकि दूसरा टॉपिक पे हम और इससे बेहतर नहीं समझा पाते, क्योंकि हम इस पे बहुत रिसर्च किए। इसीलिए ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। क्या है? ये मेरा रिसर्च का टॉपिक, हम इसी पे रिसर्च करते हैं। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को?
हाँ मंजू जी, समझ में आया? वाह, आपको समझ में आ गया तो हम समझ लिए कि सबको समझ में आ नहीं, मतलब आपको समझ में आने के बाद ही सबको समझ में आता है, ये बोलना चाह रहे हैं हम। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिसर्च टॉपिक। चलो अब हम रिसर्च टॉपिक मतलब रिसर्च प्रॉब्लम तो ढूंढ लिए, लेकिन दूसरा स्टेप क्या आता है हमारा? यहाँ पे देखो बेटा, दूसरा स्टेप क्या आता है? लिटरेचर रिव्यू। क्या आता है? हम रिसर्च प्रॉब्लम मतलब टॉपिक तो ढूंढ लिए, टॉपिक डिसाइड कर लिए, लेकिन अब आता है कि हम इसका लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसका लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे? तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? देखो, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा है कि कितना हाँ हाँ बोलिए। अरे बेटा, क्वेश्चन को मत देखो तुम, ठीक है? क्वेश्चन जब आएगा ना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब आपसे पूछ देगा कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किसी सब्जेक्ट को हम कई भागों में तोड़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? एक ब्रॉड क्षेत्र होता है, तो उसको हम एक छोटा सा पार्ट में तोड़े ना। किस पार्ट में तोड़े? कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में तोड़े। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के एक पार्ट में आए हम, कहां पे आए? महिलाओं की स्थिति के बारे में। घटना तो बहुत सारा हुआ हुआ ना, लेकिन हम एक स्पेसिफाई किए। अब महिलाओं की स्थिति में हम एक और स्पेसिफाई किए, किसको? 1990 से 2020 तक। समझ गए? अब टॉपिक अभी तो हम आगे बता ही रहे हैं। चलो, क्या? तो नोट क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा, कोई नहीं, नोट नहीं भी करोगी तो चलेगा, आप समझ रही हो ना, काफी है। ऐसे हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे, जो भी टॉपिक हम ऐसे पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ निश्चिंत रहो, हम भेज देंगे, ठीक है? अलग से पीडीएफ भेज देंगे। चलो, अब बात आती है लिटरेचर रिव्यू की। किसकी? लिटरेचर रिव्यू की। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? हम रिसर्च टॉपिक खोज लिए, तो रिसर्च टॉपिक खोजने के बाद हमारा दूसरा सबसे मूल उद्देश्य क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू। चलो, अब हम लोग देखेंगे लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू को हिंदी में बोलते हैं साहित्य समीक्षा। क्या बोलते हैं? साहित्य समीक्षा। देखो, साहित्य समीक्षा से हमारा तात्पर्य होता है कि कोई भी साहित्य लिखा हुआ है उसका हमको समीक्षा करना है, रिव्यू करना है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम इससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे? बुक देखेंगे, बुक सर्च करेंगे कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कोई बुक है कि नहीं। जर्नल्स देखेंगे। जर्नल्स जानते हैं आप लोग? पत्रिका, इसी को रिसर्च पेपर कहते हैं, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है? जर्नल्स देखेंगे हम।
न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हम वेबसाइट जर्नल देखेंगे, वेबसाइट्स पे जो जर्नल्स होते हैं वो देखेंगे। तो इन सारे चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम एक रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? एक रिव्यू देंगे। तो रिव्यू कैसे देंगे? रिव्यू देने के लिए हमको किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है और रिव्यू हम क्यों देते हैं? चलो हम ना अपने सिनॉप्सिस से आपको समझाते हैं, क्या मजा आएगा? थोड़ा सा सिनॉप्सिस से समझाएं। गुड। चलो सबसे पहले हम अपना सिनॉप्सिस देखेंगे। यहाँ पे सिनॉप्सिस को किस साइट पे मिलता है? शोध गंगोत्री पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे हम अपना टॉपिक डाल के देखते हैं निकल मिलता है कि नहीं। लोकेटिंग साइलेंट रेवोल्यूशन इन बिहार, ले देखो मेरा टॉपिक आ गया यहाँ पे, रंजीत कुमार चौधरी, बिबू सर, अखिलेश कुमार बिबू। ये मेरा टॉपिक भी आ गया और मेरा नाम भी आ गया। चलो आ जाओ हम अपने टॉपिक को देख के समझते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिनॉप्सिस। ये मेरा सिनॉप्सिस है जो हम खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हैं, शोध गंगोत्री पे सर्च करेंगे, लोकेटिंग साइलेंट रेवोल्यूशन इन बिहार, आ जाएगा मेरा टॉपिक, ठीक है। इसके अनुसार आप अपना सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं। तो इस सिनॉप्सिस में हम लिटरेचर रिव्यू क्या होता है उसको समझने का प्रयास करें। देखो लिटरेचर रिव्यू जो होता है, जब हम कोई भी टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, ठीक है। तो टाइटल ऑफ रिसर्च में टाइटल, इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ वर्क डन, इसी को लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेचर रिव्यू। हिंदी में इसको साहित्य समीक्षा बोलते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। कोई भी भाषा में लिख सकते हैं बेटा, लेकिन मेरा इंग्लिश में, इसलिए आपको इंग्लिश में डरो नहीं, हम समझा देंगे हिंदी में, ठीक। तो इंग्लिश हिंदी किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिटरेचर रिव्यू करने का तात्पर्य होता है कि आप जो अपना टॉपिक है उसको क्या कर रहे हैं, अच्छे से क्लैरिटी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लैरिटी दे रहे हैं। किसको? आपके जो रिव्यू करने वाले लोग हैं या आपके जो डिपार्टमेंट्स है या आपके जो फंडिंग एजेंसी है, उसको आप क्लैरिटी दे रहे हैं कि हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं उस पर पहले रिसर्च हुआ है, लेकिन हम जो खोजने जा रहे हैं वो पहले नहीं खोजा गया है, ठीक है। तो क्लैरिटी और फोकस हम दिखाते हैं जब हम किसी टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक के बारे में कैसे लिटरेचर रिव्यू किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं, है ना। तो देखो मेरा टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट इन बिहार, इसी से रिलेटेड है ना। चलो अब हम देखेंगे लिटरेचर रिव्यू में एक बुक उठाए, हम उठाए जो, जिस बुक का नाम है न्यू डायमेंशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, बुक का नाम है, ठीक है। जिसका लेखक है AK सिन्हा, 2008 में लिखा है, जो दीप एंड दीप पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो हम इस बुक को पढ़े पहले, ठीक। पढ़ने के बाद इसमें हम देखें कि इसमें ऑथर कह रहा है कि इसमें 5 ईयर जो प्लान होता है, योजना आयोग, उसका
मेंशन किया हुआ है, जो 1951 से 12वीं योजना आयोग मतलब 2017 तक का डेटा इसमें लिखा है और डिस्क्राइब भी किया है। और इसमें स्टेटस ऑफ विमेन इन बिहार ड्यूरिंग इस 1 से 12 जो योजना आयोग था उसके विषय में भी दिखाया है कि जो प्रथम योजना आयोग था उसमें क्या स्थिति था महिलाओं का बिहार में, उससे लेके 12वीं तक मतलब 2015 तक 17 तक क्या स्टेटस था महिलाओं का, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया। यहाँ पे और भी डिस्क्राइब किया गया है रोल ऑफ वीमेन इन वेरियस एस्पेक्ट्स विद इन द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ट्रेडिशनल सोसाइटी। मतलब हिंदू धर्म में महिलाओं की जो विभिन्न रोल होता है उसके विषय में भी बताया है। इसके अलावा कुछ और भी बातें इसमें मेंशन किया है। स्टेटस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इरा, मतलब 1947 के जस्ट बाद के विषय में महिलाओं के स्थिति के बारे में भी बताया है। लेकिन हम इतना तो बता दें कि इस बुक में क्या क्या बताया है, लेकिन हम क्या रिसर्च करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। हम रिसर्च करने जा रहे हैं क्या, साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहां पे लिखे बट द रियल स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स लैक्स हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जो महिलाओं का वास्तव में जो पोजीशन है उसका डिस्क्राइब यहां पे नहीं किया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान। तो हम क्या कहें कि मेरा जो टॉपिक है उसके विषय में लिखा हुआ है, लेकिन हम जो खोजने जा रहे हैं उसके विषय में यहां पे पूरा नहीं लिखा हुआ। यही हो जाता है लिटरेचर रिव्यू। अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या, अपने टॉपिक से रिलेटेड हम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हमारे एक्चुअल टॉपिक के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है और उसी टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और हम बुक पढ़े जिसका जो एक जर्नल है, सेज जर्नल, IMI दिल्ली के द्वारा, न्यू दिल्ली के द्वारा, जिसके लेखक है प्रफुल्ल नाथ कुमार। 2022 में ये सेज जर्नल में पब्लिश्ड हुआ, जो कलेक्टिव डेयरी फार्मिंग, विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इंक्लूजन के विषय में ए विलेज लेवल स्टडी फ्रॉम बिहार। बिहार में जो डेयरी फार्मिंग होता है और महिला सशक्तिकरण है और सोशल इंक्लूजन है उसके विषय में बताया गया है ग्रामीण लेवल में। लेकिन हम यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद इसको डिस्क्राइब किए, लेकिन इसमें हम लिखे बट द ऑथर ऑफ दिस जर्नल ओनली ट्राई टू शो विमेन एम्पावरमेंट थ्रू इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। लेकिन हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स के अलावा हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। यही हो गया हमारा लिटरेचर रिव्यू। क्या हो गया? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब समझ गए क्या होता है? तो लिटरेचर रिव्यू में हमको क्या करना पड़ता है? स्टेप्स इन लिटरेचर रिव्यू। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करते हैं? जो लिटरेचर है उसकी खोज करते हैं।
साहित्य की खोज करते हैं, ठीक है, और साहित्य की खोज करने के बाद हम उसका रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के बाद हम क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं। डेवलप करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारा रिसर्च जो होगा इन दिए हुए पहले से जो मुद्दा है उससे अलग होगा, है ना। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अपने टॉपिक के बारे में हम क्या किए, क्लैरिटी दिए, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इंसाइट्स देखे कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे है। इसके अलावा हम अपने टॉपिक पे के जो मेन इशू है उस पे फोकस किए। क्या समझे, अपने टॉपिक के मेन इशू पर हम फोकस किए। तो लिटरेचर रिव्यू में हम यही करते हैं, समझ गए। चलो, दूसरा स्टेप क्या होता है लिटरेचर रिव्यू के बाद। लिटरेचर रिव्यू का मतलब समझ गए ना आप लोग। चलो हम किसी से पूछते हैं, बता देखते हैं किसको कितना समझ में आया। अच्छा गुड़िया बताओ, कितना समझ में आया लिटरेचर रिव्यू का मतलब। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। हेमलता बताओ, लिटरेचर रिव्यू के बारे में क्या समझी। गुड। देखो, इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। काव्या पूछ रही थी ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लिटरेचर रिव्यू क्या कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू आप पूछ देगा, लिटरेचर रिव्यू किसे कहते हैं, है ना, और ऑप्शन दे देगा कि टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस स्टडी का अध्ययन करना। हो गया ना, बस लिटरेचर रिव्यू। अब जितना आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं, अगर हम टेक्निकल भाषा में आपको लिख के समझाएंगे तो इसका आधा भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप समझ लो कि हम जो बता रहे हैं, जिस मेथड से बता रहे हैं, वो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, चाहे आप हो या हम हो, किसी के लिए भी, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इसमें, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ, नेक्स्ट स्टेप नहीं है ये, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का दूसरा भाग है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स से हमारा क्या तात्पर्य होता है, उद्देश्यों का निरूपण। इसका हिंदी होगा उद्देश्यों का निरूपण। चलो, हिंदी मीडियम वाला को भी समझ में आ गया होगा निरूपण का मतलब। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, बताओ। इसीलिए तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जब एग्जाम देना ना तो इंग्लिश को भी देखना और हिंदी को भी देखना, इंग्लिश खा नहीं जाएगा, बहुत आसान होता है इंग्लिश, ठीक है। हम्म। तो अब देखो, आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके पढ़ने का कोई उद्देश्य तो है ना। आपके पढ़ाई का कोई उद्देश्य है कि नहीं है, क्या उद्देश्य है।
आपके पढ़ाई का क्या उद्देश्य है? आपका पढ़ाई का उद्देश्य है जॉब, बुद्धि, यही सब होगा ना। सम्मान, समाज में सम्मान प्राप्त करना। आप प्रोफेसर हैं, तो ये हंसने वाली बात नहीं है, तो हर बात पे हंसने वाला इमोजी नहीं भेजना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उसी तरीके से रिसर्च जो करने जा रहे हैं, जैसे हम अभी, हम लोग एक टॉपिक चुने थे क्या, साइलेंट रेवोल्यूशन चुने थे ना, साइलेंट रेवोल्यूशन। अब इस साइलेंट रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य से हमारा तात्पर्य है कि जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, या उद्देश्य क्या होगा, हम आखिर क्यों इस साइलेंट रेवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। हम साइलेंट रेवोल्यूशन को इसीलिए आइडेंटिफाई करने जाएंगे कि हमें पता होना चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, जब महिलाओं को हम घर से बाहर निकलने देते हैं, तो महिलाओं का एक सशक्तिकरण होता है, वो एजुकेशन में बेहतर कर पाती है। अभी तो यूपीएससी में टॉप 10 में महिलाएं ही सबसे ज्यादा रहती है ना। तो महिलाओं को जब हम घर से बाहर निकलने देते हैं, तो समाज में एक समानता का सिद्धांत चलने लगता है, समाज समान होने लगता है, हमारे देश, हमारे घर, हमारे अर्थव्यवस्था में एक वृद्धि होता है। अब यहाँ पे एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, और एक पुरुष है, ठीक है, एक महिला है और 3 बच्चे हैं उसके। तो एक पुरुष पे डिपेंडेंट कितने हो गए? अगर सिर्फ एक पुरुष कमा रहा है तो डिपेंडेंट 4 लोग हो गए। अब ये महिला भी अगर कमाने लगे तो महिला का अपना खर्च तो यहीं पे खत्म हो गया, तो अर्निंग क्या हो गया, डबल हो गया ना। और डिपेंडेंट्स कितने बने? दोनों पे 3 बचे हुए हैं। सोच के देखो कि आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं और 4 लोग, 5 लोग खा रहे हैं, 4 लोग, लेकिन आप 1 लाख कमाने लगेंगे या खाने वाला 3 को बचेगा। सोच के देखिए। तो यही होता है कि जब समाज में समानता के सिद्धांत को हम मानते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो हमारे देश की भी तरक्की होती है, हमारे समाज की भी तरक्की होती है, समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों को, ठीक है, और हम एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम रिसर्च कर रहे हैं साइलेंट रेवोल्यूशन पे, जिसमें हम पता लगा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से देश आगे बढ़ा है, महिलाओं का विकास हुआ है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इसको पता लगाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि महिलाएं जब खेल कूद में आगे बढ़ी, पार्टिसिपेशन करने लगी, तो वो गोल्ड मेडल लेके आ रही है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रही है, सिल्वर मेडल लेके आ रही है। तो इससे हमारे देश की पहचान भी बन रही है, ठीक है। उनका सशक्तिकरण के अलावा तो हम इन साइलेंट रेवोल्यूशन के अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा? अध्ययन का उद्देश्य यही होगा कि हम लिटरेचर में क्या करेंगे, जो लिटरेचर होगा उसमें हम एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके समाज में महिलाओं को दबाया कुचला जा रहा है, तो आपका जो समाज होगा वो बहुत ज्यादा संकीर्ण होगा। तो इसका उद्देश्य होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम रिसर्च जो करने जा रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो रिसर्च जो होगा उसका एक एम्स होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और एक रेलेवेंस होगा, ठीक है। टॉपिक में हम ऐसा लिखते हैं। चलो इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं। हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है?
तो यहां पे देखो, टू आइडेंटिफाई द साइलेंट रेवोल्यूशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन बिहार, मतलब हम ये पहचान करेंगे इस रिसर्च में, इस शोध में, कि महिला सशक्तिकरण के लिए साइलेंट रेवोल्यूशन क्या क्या था, क्या क्या था, क्या क्या मतलब कौन कौन माध्यम से सशक्तिकरण हुआ, वो साइलेंट रेवोल्यूशन का मेन एलिमेंट कौन सा था। उसके बाद दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य, टू एनालाइज द रोल ऑफ वीमेन एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज, मतलब अब हम देखेंगे कि चेंज के लिए महिलाओं का रोल इतना उत्प्रेरक कैसे हो सकता है। एक समाज में महिलाओं का रोल बदलाव के लिए इतना उत्प्रेरक हो सकता है क्या, इसकी खोज करेंगे। इससे क्या होगा, हम एक आर्टिकल छपवाएंगे, लिखेंगे उसमें कि जब भी महिलाओं को बदलाव का एक उत्प्रेरक के रूप में रखा जाता है तो उसका रोल एक बहुत बृहत होता है, समाज में, देश में एक बहुत ही अलग तरह का ट्रांजिशंस देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, जो हमें संपन्न बनाता है, समाज को, बच्चों को एजुकेटेड बनाता है। ठीक है, तो इसी में हम इसके मेथड्स को देखेंगे। फिर नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स दैट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट रोल फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। इसमें हम सरकार का वो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को पहचानेंगे कि सरकार ऐसा कौन सा योजना चलाया, शैक्षिक योजना, जो महिलाओं को बदलाव के लिए उत्प्रेरित किया। इससे क्या सीख मिलेगा, हम इसको न्यूज में जब प्रिंट करवाएंगे एक आर्टिकल में, तो लोगों को यह समझ में आएगा कि बिहार सरकार जो किया, बिहार सरकार जो योजना लाया, वो योजना हमें भी लाना चाहिए, तो बाकी राज्यों को भी इसे सीखने को मिलेगा। देखो मेरे रिसर्च से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, यही मेरा उद्देश्य है रिसर्च करने। ठीक है, टू एसेस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम थ्रू प्रोग्राम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कौन सा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम मतलब साइकिल योजना हो गया, और महिलाओं के लिए अलग अलग से जो चाहे जीविका योजना हो गया या फलाना ढिमकाना योजना, इससे महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, पढ़ने लगी, अर्न करने लगी, उनसे उनका अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। इसको देखेंगे चौथा में। चौथा के बाद छठा है, पांचवा नहीं लिखे हम, अबे यार यहाँ तो एरर हो गया, 5 6 मेरे सिनॉप्सिस में एरर हो गया। चलो, टू इन्वेस्टिगेट, अच्छा एगो हटाए थे इसमें से, पॉलिटिकल और, हाँ चलो, टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा देखो ये एरर आया ना, ये एरर आया ना एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर। इसके बारे में आप लोगों को आगे बताएंगे, और बताए भी थे इसलिए बताना जरूरी था। तो टू इन्वेस्टिगेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्पेशली इन लोकल गवर्नेंस बॉडी। अच्छा देखो, हम लोग कुछ समय पहले देखे कि मुखिया सिर्फ महिला ही हो सकती है, वार्ड सिर्फ महिला ही हो सकती है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स था, राजनीतिक भागीदारी लोकल गवर्नेंस बॉडी में, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। महिलाएं मुखिया बन गई, अब पुरुष उनके नीचे रहने लगा, इससे भी समाज में एक सशक्तिकरण हुआ। ठीक है, टू एग्जामिन द सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटल एंड कल्चरल शिफ्ट्स, मतलब अब हम सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की ओर देखेंगे कि महिलाएं लोग पर्दा प्रथा में जीती थी, पर्दा में ही रहती थी, अब पर्दा में नहीं रहती है, मस्त जींस टी शर्ट पहन के निकलती है, जरूरी नहीं कि सलवार सूट में निकलेंगे, मस्त अपने मनपसंद का कपड़ा। तो ये एक समाज और कल्चरल शिफ्ट भी हुआ।
तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो इस ऑब्जेक्टिव्स को यहां पे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में हम ऑब्जेक्टिव्स को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, दो भाग में बांटते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक तो हो जाएगा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब मुख्य उद्देश्य, और दूसरा क्या हो जाएगा, उप उप उद्देश्य, मतलब सब ऑब्जेक्टिव, मतलब उप उद्देश्य। ठीक है, तो ये दो भाग में बांट दिए। अब देखो, जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है वो रिसर्च का मूल तत्व होता है। क्या होता है, रिसर्च का मूल तत्व। मूल तत्व जो हम आपको बताएं वो मूल तत्व है, लेकिन अब उप उद्देश्य क्या होगा, उप उद्देश्य ये होगा जो हम मूल तत्व बताएं। जैसे मान लो कि हम बताएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ मुखिया ही थोड़ी ना हो जाएगा, विधायक भी हो जाएगा, जिला पार्षद हो जाएगा। तो वो बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत सारे जो उसके अंदर छिपा हुआ जो टाइप्स है, उसी को हम सब ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अध्ययन की जो रूपरेखा होता है, अध्ययन की रूपरेखा की जांच करते हैं। समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव्स भी समझ गए हम लोग, मेन ऑब्जेक्टिव्स और सब ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया, चलो। बोल नहीं रहे आप लोग, गुड। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में हम अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स। अच्छा, इसमें हमको ये भी अध्ययन करना है कि अवधारणा क्या होता है, अवधारणा एवं चर, इन्हीं दोनों को देखना है ना। तो हम लोग चर को देखे हैं, एक बार और देखेंगे, लेकिन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अवधारणा को स्पष्ट करेंगे और चर के प्रकार को देखेंगे। फिर हाइपोथेसिस डेवलपमेंट देखेंगे, हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करते हैं, और जो चर होगा उस मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, चरों के मापन। और इसी में हम बहुत सारा मापन के प्रकार देखेंगे, जिसमें हम ऑर्डिनल स्केल और फलाना स्केल वगैरह सब स्केल को देखेंगे। वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम कल नोट्स बना के और उसके विषय में आप लोगों को लेके आएंगे। ठीक है, समझ गए, ये तो आपको समझा दिए हैं, और कल इसको भी नोट्स में डाल देंगे, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत।